इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थी एवं अभिभावकों का गुड मॉर्निंग। ध्यान से देखें और सुने। पौधे और प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तक आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के जो दो प्रकार लिखाया गया था, प्रकाशीय प्रतिक्रिया और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया, हम सब इन दोनों पर पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के कारक पर बात करेंगे। इसके बाद हम लोग को आ जाता है परजीवी पौधा, जो हम आप लोग को पीछे वाले वीडियो में कुछ बोले थे, आज वो आ गया। इसके बाद आप लोग 7th क्लास में पढ़ोगे, उसके बारे में जानना है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मलहारी, रक्तहारी, इन सभी के बारे में उदाहरण के साथ। तो आइए हम सब बारी बारी से समझते हैं। प्रकाशीय प्रतिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हरित लवक के घराना में होती है, उसे प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया में जल का विच्छेदन होता है, जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है और उसके बदले हाइड्रोजन आयन प्रोटीन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। आपको कल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो जल है। तो जब जल का विच्छेदन होता है तब उस विच्छेदन से ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया से दो प्रमुख लाभ मिलता है। एक तो सबसे पहला लाभ कि वायुमंडल में ऑक्सीजन वायु की मात्रा पर्याप्त रहता है, क्योंकि जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन को ही प्राणवायु गैस कहा जाता है। यानी हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन ना होती किसी भी जीवों का जीवन संभव नहीं होता। मैंने कल भी और पीछे वाले वीडियो में भी बताया कि भोजन घंटा 2 घंटा 4 घंटे, दिन 2 दिन 4 दिन के लिए भी यदि नहीं मिलता तो बहुत कम ही ऐसे जीव जो होते हैं 2 दिन 1 दिन में भोजन नहीं मिलने पर मृत्यु होता है। लेकिन यदि वायु 2 4 5 घंटे तो दूर की बात है, 2-4 मिनट के लिए यदि उसे नहीं मिले तो मृत्यु हो जाती है। अर्थात वायु जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा मुक्त होती है, उस वायु को प्राणवायु गैस कहा जाता है। तथा ये तो पहला लाभ हुआ कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के अनुपात की मात्रा को नियंत्रित रखता है। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो H2O उत्पन्न होता है, वाष्प, जल वाष्प, वह हमारे वायुमंडलीय ताप को नियंत्रित रखता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आप अक्सर
गर्मियों के दिनों में पेड़ के नज़दीक बैठने के बाद यह अनुभव करते हैं कि घरों के कमरे की अपेक्षा इस वृक्ष के नीचे आराम महसूस होती है, क्योंकि उस वृक्ष के चारों ओर वायुमंडलीय ताप जो होता है उस वाष्प से नियंत्रित रहता है, कम रहता है एक बंद कमरे की अपेक्षा। तो दो लाभ प्रकाश संश्लेषण से हुआ। एक, वायुमंडल में ऑक्सीजन को नियंत्रित रखता है। दूसरा, वायुमंडलीय ताप को नियंत्रित रखता है। और तीसरा भी लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंट्रोल करता है। और जब ये तीनों कंट्रोल हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन की घटना नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत बहुत कम होगा। इसलिए विद्यार्थी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने पढ़ा, उसके प्रकार पढ़ा और अभी आपने उसके लाभ को सुना। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो प्रकाशीय प्रतिक्रिया है, मैंने उसके बारे में भी बोला कि यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के घराना में होती है। मैंने आप लोग को हरित लवक का कल फिगर भी बताया, उस फिगर में घराना का चर्चा किए। प्रकाशीय प्रतिक्रिया उसी क्षेत्र से, उसी भाग से होता है और होने के कारण जल का विच्छेदन होता है, जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। अप्रकाशीय प्रतिक्रिया, दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया जो सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में हरित लवक के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा के भी बारे में बताए थे। हरित लवक के अंदर खाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक के अंदर खाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं। और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया यहीं से होता है। लेकिन घराना की अपेक्षा इससे जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है और साथ साथ मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत इसे माना नहीं जाता है। तो विद्यार्थी, आपने प्रकाशीय प्रतिक्रिया और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया के बारे में समझा। यदि अंतर कहा जाएगा तो आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में होती है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हरित लवक के घराना में होती है और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया जो होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल के विच्छेदन से ऑक्सीजन मुक्त होता है और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में जल का विच्छेदन बहुत बहुत नहीं के बराबर होता है। प्रकाशीय प्रतिक्रिया में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये था हम लोग को प्रकाशीय और अप्रकाशीय के बारे में पूरा। इसके बाद हम लोग को आता है प्रकाश संश्लेषण के कारक। इसके मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपने कल प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण पढ़ा था, CO2 H2O। देखिए, मैं फिर आई लिखता हूँ, CO2 H2O। यहाँ पर लिखे थे सूर्य के प्रकाश, और यहाँ पर मैंने लिखा था हरित लवक। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को विद्यार्थी C6H12O6 H2O प्लस O2, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से, जिसके उपस्थिति में होती है,
उसी को प्रकाश संश्लेषण का कारक कहा जाता है। यानी CO2 के मदद से भी होता है, H2O जल के भी मदद से होता है, सूर्य के प्रकाश की भी मदद से होता है, हरित लवक के भी मदद से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, हरित लवक चाहिए। इन सभी को प्रकाश संश्लेषण का कारक कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, अंतः कारक और बाह्य कारक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जिसे पौधे बाहर से लाता है या स्वयं ग्रहण करता है वो बाह्य कारक कहलाता है, और पौधों में जो अपने आप उपस्थित रहता है उसे अंतः कारक कहा जाता है। चाहिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल से न, ये बाह्य कारक है। जल मिट्टी से न, बाह्य कारक है। सूर्य का प्रकाश बाहर से न, तो ये बाह्य कारक है। लेकिन हरित लवक पौधे में ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये आपको अंतः कारक है। यानी CO2, H2O सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण के बाह्य कारक है, और हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण के अंतः कारक है। इन सभी का यदि अभाव, कमी होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होता है। तो आइए हम लोग इतना लिख लेते हैं, इसके बाद आपको शाकाहारी मांसाहारी जीवों से संबंधित बातों के बारे में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दोनों क्रियाओं को परिभाषित, प्रकाशीय प्रतिक्रिया को और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया को, दोनों को बोर्ड पर साफ साफ अक्षरों में लिख दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया जो हरित लवक के ग्राना में होती है और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, तो उसे प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहते हैं। दोनों में अंतर यही है कि यह जो है हरित लवक के ग्राना में होती है और यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। यह सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होती है और यह सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की दोनों क्रियाओं को पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया। अब दोनों में डिफरेंट यानी अंतर हम लिखते हैं। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को पहले प्रकाशीय प्रतिक्रिया और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया का परिभाषित कर दिया गया था। अब दोनों में अंतर देखिए, ऊपर में लिख दिया गया है प्रश्न, प्रकाशीय प्रतिक्रिया एवं अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में अंतर बताएं। आपको प्रकाशीय प्रतिक्रिया एवं अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख दिया गया है प्रकाशीय प्रतिक्रिया और एक तरफ लिख दिया गया है अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। आपका पहला पॉइंट इसमें बताया गया है, यह सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होती है, और यह जो है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होती है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जहां पर उपस्थिति भी रहता है और अधिकांश बार में अनुपस्थिति होता है। इसलिए यदि इसकी गहराई में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी अप्रकाशीय प्रतिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में भी होती है। इसलिए बातों को ध्यान से रखेंगे। तो ये अनुपस्थिति में होती है। यह आपको पहले भी बताया गया, यह हरित लवक के ग्राना में होती है और यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। यह सूर्य के ऊर्जा का सीधा उपयोग करता है और यह सीधा उपयोग नहीं करता है। इसमें ऊर्जा का संचयन अधिक मात्रा में होता है और इसमें ऊर्जा का संचयन कम मात्रा में होता है। ये भी लिख देते हैं पॉइंट, आप देखिए। तो चौथा पॉइंट भी लिख दिया गया कि इसमें ऊर्जा का मात्रा, इसमें ऊर्जा का संचयन जमा अधिक मात्रा में होता है और इस क्रिया में जो होता है कम मात्रा में होता है। ये दोनों में अंतर हुआ। अब हम लोग को आगे का टॉपिक देखिए विद्यार्थी, आपको पहले भी प्रकाश संश्लेषण के कारक के बारे में बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसके सहायता से, जिसके मदद से, जिसके सहयोग से होता है
उसे प्रकाश संश्लेषण के कारक कहा जाता है। देखिए परिभाषा में वही बात लिख दिया गया है और इसका दो भाग हो गया, एक अंतःकारक और एक बाह्य कारक। बाहर से जिसे ग्रहण करता है उसे बाह्य कारक कहा जाता है। आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का जो प्रकाश है पौधे बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी बाहर से लेता है, जल भी जो है वो भी बाहर से लेता है, ये और ये दोनों वायुमंडल से लेता है और ये आपको मिट्टी से लेता है। जबकि अंतःकारक जो होता है विद्यार्थी, हरित लवक पौधे में स्वयं पत्ती के अंतर्गत उपस्थित रहता है और शाकीय तना में रहता है। जो आप लोग को कल बताए थे कि हरित लवक जो होता है पौधे की पत्तियां और शाकीय तना में होती है, तो जो पौधे में स्वयं प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, उसे अंतःकारक कहते हैं विद्यार्थी। बाह्य कारक के अंतर्गत ABC यानी सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल है। जबकि अंतःकारक के अंतर्गत केवल आ गया हरित लवक। तो ये था आप लोग को स्पष्ट कारक के बारे में जानना। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने जो लिखा गया है कि पौधे में विषम पोषण, यानी पौधे भी विषम पोषी होते हैं, कुछ बहुत सारे नहीं। क्योंकि विषम पोषण का डिफिनेशन परिभाषा आपको बताया गया था, जो भोजन, ऊर्जा, लवण, पोषक तत्व के लिए दूसरों पर निर्भर करता है तो उसे विषम पोषी कहते हैं, उसे विषम पोषी कहते हैं। लेकिन जिस क्रिया द्वारा इसे प्राप्त हो रहा है विषम पोषी को, उस क्रिया को विषम पोषण कहा जाता है। विद्यार्थी, कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन, अपनी ऊर्जा, अपना पोषक तत्व अपनी पत्तियां से और शाकीय तना से पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधों में भोजन बनाने का काम पत्तियों द्वारा होती है। और भी आपको बताया गया विद्यार्थी कि जिन पौधे की पत्तियां काफी चौड़ी होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का संचयन उतना अधिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं, मैं उदाहरण बताऊंगा, उन पौधों में पत्तियां बहुत कम विकसित होती है, तो उसे जीवित रहने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना, पोषण तो चाहिए ना। तो विद्यार्थी आइए हम ऐसे पौधों को बारे में जानते हैं। और यहां से एक चीज बारे में जानिएगा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीड़े मकोड़े का आहार करता है, यानी पौधे भी मांसाहारी है। देखिए, सुनिए, आप अपने गांव में आम के पेड़ के ऊपर या बेल के पेड़ के ऊपर लत जैसा दूसरे पौधे उसकी टहनी से लिपटा रहता है, ऐसा देखेंगे। जिनकी लत में पत्तियां बहुत कम और छोटी मात्रा में होती है, जिसकी पत्तियां हल्के पीले रंग का होता है, उन पत्तियों द्वारा उस पौधे का पोषण पूरा नहीं हो पाता है। तब जिन पेड़ पर, जैसे मैंने बोला आम के पेड़ पर, बेल का पेड़ पर यदि वो उपस्थित है, उसकी लत, महुए का पौधा पेड़ पर देखिएगा रहेगा,
तो उन्हीं पौधों में परिवहन ऊतक में अपने जड़ को प्रवेश कर उस पौधे के द्वारा तैयार किए गए ऊर्जा को अवशोषित करता और अपना पोषण पूरा करता। तो ऐसे पौधा को परजीवी पौधा, विषम पोषीय पौधा कहते हैं। इसका नाम है अमरबेल, अमरलता और कीड़े को खाने वाला नेपेंथिस डिस्किडिया। ये सभी पौधे को विषम पोषी कहते हैं। अपने पोषण के लिए, ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, चाहे वो सजीव हो या उस सजीव के अंतर्गत पेड़ पौधा हो या उस सजीव के अंतर्गत जीव जंतु हो। जैसे नेपेंथिस और डिस्किडिया बोले कि कीड़े मकोड़े को खाता है। कैसे खाता है मैं फिगर पर आपको बताऊंगा। तो परजीवी पौधा, विषम पोषीय पौधा की परिभाषा क्या हुआ? वह पौधा जो पोषण के लिए, ऊर्जा के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर करता है तो उसे परजीवी पौधा या विषम पोषी पौधा कहते हैं। उदाहरण में अभी आपके सामने बोला, अमरबेल, अमरलता, डिस्किडिया, नेपेंथिस, ये सब पौधे जो हैं वो पोषण, ऊर्जा के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर करता है। देखिए, लिखते हैं। देखिए विद्यार्थी, परजीवी का मतलब है पोषण, ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर करना। वही चीज मैंने आपके सामने लिख दिया गया। वह सजीव जो पोषण के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर करता है उसे परजीवी या विषम पोषी कहते हैं। कुछ पौधे में भी ऐसा पाया गया, तो पौधा का यहाँ उदाहरण दे दिए, जिसको परजीवी पौधा का उदाहरण बोलिए या विषम पोषी पौधा का उदाहरण बोलिए। अमरबेल जो आम, महुआ, बेल के पौधे पर लत के रूप में रहता है न, ये अमरबेल और अमरलता है। ये तीनों जो है नेपेंथिस, डिस्किडिया, ये तीनों जो है नीचे भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, यूट्रेकुलेरिया, ये तीनों जो देख रहे हैं, ये तीनों पौधे भी विषम पोषी है। लेकिन ये पौधे नहीं बल्कि कीड़े खाते हैं, कीटभक्षी पौधा भी इसको कहते हैं। यदि तीनों को कीटभक्षी पौधा बोलेंगे तो दूसरे पर निर्भर कर रहा है ना, तो ये भी विषम पोषी के अंतर्गत आए। यदि ये पूछ दिया जाए कि कीटभक्षी पौधा कौन है तो नेपेंथिस बोलिए, डिस्किडिया बोलिए या यूट्रिकुलेरिया, ये तीनों में से कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ये सभी अपने पोषण, ऊर्जा के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर करता है। आइए नेपेंथिस पौधे के वर्णन करते हैं। ये कैसे कीड़ों को खाता है, कीटभक्षी इसको कैसे कहा जाता है, मांसाहारी पौधा इसको कैसे कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से फिगर पर दिखाता हूँ। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने नेपेंथिस पौधा का एक छोटा प्रारूप दिखा रहे हैं, उसकी पत्तियां की बनावट दिखा रहे हैं। ये उसकी पत्तियां हैं, ये उसकी पत्तियां हैं, यह उसका कलश है, कलश बोलते हैं। और ये कलश के ऊपर ढक्कन है, ढक्कन है, ऑटोमेटिक का ढक्कन है। ये जाली नुमा रचना है, जाली नुमा रचना बनावट है ने। तो विद्यार्थी आप गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये रेड कलर का पेन है, ये इसके अंदर हम लाल कलर दर्शा रहे हैं। आप गौर से देखिएगा, ऐसे तो मैंने दर्शा दिया था, लेकिन फिर से देखिए ध्यान से। आपके सामने लाल चटक आकर्षक रंग, आकर्षित करने वाला रंग लाल को बोला जाता है। इसलिए लड़कियों एवं बच्चों को खिलौने, लड़कियों के कपड़े और बच्चों को खिलौने अक्सर इसी रंग का बनाया जाता है, लाल रंग, जो आकर्षित करे। देखिए इसकी क्या बनावट है, कुदरत ने बहुत फुर्सत से इसे बनाया होगा। देखिए क्या इसकी बनावट है, कितना बड़ा धोखा देता है और कीड़े को कैसे पकड़ करके खाता है और पोषण अपना पूरा करता है। इसके बारे में आप सुनिए, देखिए। इसके बारे में एग्जाम में आपको नहीं पूछता
लेकिन ये मांसाहारी क्यों बना, कैसे बना, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। इस पौधे की जो बनावट है, उसके पूरे शरीर की बनावट के आधार पर उसकी जो पत्तियां हैं वो उसके लिए छोटा पड़ जाता है। यानी जितना बड़ा पेड़ है इसकी, उसकी पत्तियां इतनी छोटी है जिसके कारण इस पौधे का पूरा पूरा भोजन पत्तियों से नहीं मिल पाता है, नहीं हो पाता। लेकिन पत्तियों में लगी एक कलश है, ये ढक्कन, ये कलश का मुंह भाग है, ये उसके ऊपर ढक्कन है, ये पत्ती में ही लगा रहता है कलश। और इसके अंदर की जो बनावट है, कलश के अंदर की जो बनावट है जाली जैसा है, देख रहा, और वो भी जाली कैसा, लाल आकर्षित रंगों की बनावट है अंदर का। जब कीड़ा इसके आसपास से या इसके से होकर गुजरता है, इससे होकर गुजरता है, और इस पर यदि नजर उसका पड़ता है तो उस कीड़े को दिल मचल जाता है, आकर्षित हो जाता है। क्योंकि यह जो रंग है, लाल रंग है, वो आकर्षित रंग है, आकर्षित हो जाता है। उसे तो लगता है कि कोई फूल है, इसके रस को चूसे और अपना ऊर्जा पूरा करें। देखिए, लोभी जब लोभ सताता है तब कहां पहुंच वह जाता है। आप लोभ में मत पड़े। यह आकर्षित रंगों के पास फूलों की समझ से जब वहां पहुंचता है तब झांक कर देख कर करके अंदर जब जैसी प्रवेश करता है तब ये ऑटोमेटिक ढक्कन बंद हो जाता है, बाहर बाहर ढक्कन, ये ढक्कन पूर्णतः बंद हो जाता है। और इस जाली नुमा रचना में वो फंस करके फड़फड़ाते रहता है और ढक्कन ऊपर से बंद रहता है, तब तक जब तक कि वह मृत्यु को प्राप्त न कर ले। जब मृत्यु को प्राप्त कर लेता तब यह ढक्कन धीरे धीरे खुलता है, अब दूसरे का इंतजार करेगा। जब वह कीड़ा इसके अंदर पहुंचकर अपना जान को गंवा बैठता है और उसके शरीर में उपस्थित जीव द्रव, कोशिका द्रव में उपस्थित पोषक तत्व इस पौधे ग्रहण करता है, तब जाकर के इस पौधे का अपना ऊर्जा पूरा होता है। इसीलिए इस पौधा को कीटभक्षी पौधा या मांसाहारी पौधा कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि पोषण के लिए, भोजन के लिए किस पर निर्भर कर रहा है, तो कीड़ा पर निर्भर कर रहा है, तो दूसरों पर हुआ नहीं, दूसरे सजीव पर हुआ नहीं। इसलिए इसको परजीवी भी कह सकते हो, कीटभक्षी भी कह सकते हो, मांसाहारी पौधा भी कह सकते हैं। तो आपने इस पौधे को स्पष्ट रूप से देखा, इसकी बनावट को देखा, समझा किस प्रकार से कीड़ों को पकड़ता है और अपना पोषण पूरा करता है, इसके बारे में आपने सुना। अब हम लोग आते हैं मनुष्य एवं अन्य जीवों के बारे में। देखिए विद्यार्थी, आगे का टॉपिक भोजन से संबंधित है। खाने के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। मांसाहारी जीव वह जीव जो जंतुओं, जीवों, उसके मांस को आहार करता है, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। बहुत ऐसे जीव को हम लोग मांसाहारी के रूप में प्रतिदिन देखते हैं। घर में दीवार के ऊपर छिपकली देखते होंगे, कीड़े को पकड़ करके खाता है। अतः छिपकली
मांसाहारी है। आप शेर, चीता ऐसे जीवों को टीवी या चिड़ियाघरों में देखते होंगे जो जीवों को आहार करता है, तो इन सभी जीव को मांसाहारी कहा जाता है। चूहा को आप गौर से देखते होंगे कि सर्प जो होता है पकड़ करके खाता है, यानी सांप भी मांसाहारी जीव है। मोर को आप देखते होंगे, मोर वह भी सांप को खा जाता है। नेवला खाता नहीं है, वो केवल मारता है। नेवला सांप को खाता नहीं है, वो मारता है। तो विद्यार्थी, जो किसी न किसी भी प्रकार के जीवों को आहार करता है, छोटे हो या बड़े हो, यदि कोई जीव का आहार कोई जीव करता है तो उसे मांसाहारी कहते हैं। जब कोई जीव पेड़ पौधे एवं उसके फल फूल या अनाज को खाकर अपना पोषण पूरा करता है तो उसे शाकाहारी कहते हैं। गिलहरी शाकाहारी का उदाहरण है। बकरी, हिरन, चूहा, कीट पतंग, ये सभी शाकाहारी का उदाहरण है। और वह जीव जो मांस और पेड़ पौधे यानी जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों को आहार करता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य इसी वर्ग में है, मनुष्य इसी वर्ग में है। जबकि मनुष्य की शरीर की पाचन तंत्र की बनावट शाकाहारी है। हम लोग आगे की वीडियो में मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको चित्र के साथ बताएंगे और बताया जाएगा कि देखिए मांसाहारी की क्या पहचान है, शाकाहारी की क्या पहचान है इंटरनली रूप से। ये तो आपको खाने के आधार पर मैं बता रहा हूँ। प्राकृतिक ने हमें किस रूप में बनाया है, शाकाहारियों को किस रूप में बनाया है। मनुष्य तो अपने स्वाद के लिए जीवों को आहार करता है, विभिन्न चीजों को आहार करता है। विद्यार्थी, आप इस चीज को ध्यान दें। हम बायोलॉजी को ऊर्जा कोशीय स्तर चैप्टर में पढ़ाएंगे कि जो जीव को आहार करता है उसका ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश तो करता तो है। हम ऊर्जा के लिए दूसरे को आहार करते हैं, साथ साथ उसका एज भी घटता है। मैं बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर में बताऊंगा, अभी तो शुरुआती चैप्टर है, वहां पर मैं फिर से ये मांसाहारी शाकाहारी का चर्चा करेंगे। इसलिए इस चीजों पर जरा ध्यान दें। तो सर्वाहारी मनुष्य इसी के अंतर्गत आता है, कुत्ता इसी वर्ग में आता है, बिल्ली इसी वर्ग में आता है। बिल्ली को आप देखते होंगे, घर का दूध भी पी गई, मांस मछली भी खा जाती है, रोटी सब्जी भी खा जाता है। तो विद्यार्थी वो सर्वाहारी के अंतर्गत है। एक होता है रक्तहारी जीव, जो रक्त को आहार करता है, उसे रक्तहारी जीव कहते हैं। आप रक्त चूसक जोंक को बारे में सुने होंगे, मच्छर को सुने होंगे, शरीर में उपस्थित जू में सुना होगा कि ये भी रक्त को चूसता है। जानवरों में लगे हुए जू को भी आपने देखा होगा, वो भी रक्त को चूसता है। ये सभी जीव को
रक्तहारी जीव कहते हैं। यह रक्त को आहार बनाता है, भोजन बनाता है और उसी से अपना पोषण पूरा करता है। मलहारी जीव जो मल को आहार करता है, सुअर, कुत्ता भी मल को आहार करता है। मल में रहने वाला कीट, और आप कौवे को भी देखा होगा। इन सभी जीवों को मलहारी जीव कहा जाता है। तो आइए इन सभी को परिभाषा के साथ उदाहरण लिखते हैं। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने लिख दिया गया है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। दो गौर लिखते हैं। वह जीव जो पेड़ पौधों को आहार करता है उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। अब बकरी, गिलहरी, गाय, चूहा, भेड़, हाथी, रेहू। रेहू, कतला ये दोनों मछली वर्ग है जो छोटे छोटे शैवालों उसके पेड़ पौधों को जल के अंदर रहकर अपना भोजन पूरा करता है। मांसाहारी वह जीव जो मांस कहिए या जीव जंतु कहिए आहार करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। मेढक हो गया, छिपकली, शेर, सांप, मांगुर और बुआरी ये मछली वर्ग है। ये दोनों, तो ये जो है मांस को आहार करता है। वह जीव जो जंतु एवं पौधे यानी पेड़ पौधों भी और जीव जंतु दोनों को आहार करता है, दोनों को आहार करता है उसे सर्वाहारी जीव कहते हैं। मनुष्य, चिंपांजी, कुत्ते, बिल्ली, गरई, सिंधी, प्रत्येक में दो दो को जो लिखा हुआ है अंत में और ब्रैकेट में लिखा हुआ मछली, तो वो अंत में आपको मछली वर्ग है। अब देखिए रक्तहारी और मलहारी। देखिए विद्यार्थी, दो गौर, रक्तहारी और मलहारी वह जीव जो रक्त को आहार करता है रक्तहारी जीव कहलाता है। रक्त चूसक जोंक, खटमल, जूं, मच्छर ये सभी रक्त को आहार करता है। रक्त से ये अपना पोषण पूरा करता है। मलहारी जीव जो मल को आहार करता है मलहारी जीव कहते हैं। सुअर, कौवा, कुत्ता इसका उदाहरण माना जाता है। तो ये सब जो है कि कुछ ऐसे जीव जो है दोनों दो तीन प्रकार का भोजन करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग यदि भोजन का एक ही कड़ी होती है तो उसे आहार श्रृंखला कहते हैं, और यदि अनेक कड़ी होती है तो उसे आहार जाल कहते हैं, है न। आहार श्रृंखला से किसी भी जीव का पूर्ण रूप से जीवन संभव नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य को ही उदाहरण लें तो देखिए मनुष्य की बनावट जो है शाकाहारी है, लेकिन मनुष्य क्या शाकाहारी है? नहीं। तो विद्यार्थी, मनुष्य जो है या कोई भी जीव है वो भोजन को एक ही कड़ी पर निर्भर ना कर करके एक से कई एक कड़ी। आप कुत्ता कौवा को देखते होंगे, यदि उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा तो मल को आहार करता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कुत्ता को पालते हैं, कुत्ता की प्रजाति अलग है लेकिन कहा तो जाएगा उसे कुत्ते, उसका नाम कुछ रख देंगे, किसी आदमी का नाम, किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, किसी हीरो हीरोइन का नाम, तो क्या वो हो जाएगा? टॉमी, डॉगी, ये सभी नामों से उसे हम लोग पुकारते हैं। मोती कहते हैं, बताइए, कुत्ते के नाम में। और कौन कौन से विदेशी नामों तो आप जानते होंगे, है न। एक बार मैंने एक बकरा का नाम सुना था, सलमान और शाहरुख। ये बताइए, एक बकरा का नाम सुपरस्टार हीरो हीरोइन का नामों से रख दिया जाए, जानवर तो जानवर ही न रहेगा। आप पालिए जरूर, लेकिन किसी मनुष्य को, प्रचलित मनुष्य का नाम से उसे पुकारना बहुत गलत बात है। तो विद्यार्थी आइए, हम ये सभी भोजन के आधार पर उन जीवों का वर्गीकरण किया गया है। कल हम लोग इस चैनल पर आगे के वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, उसकी बनावट, उसके क्रिया के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।